सुप्रभात प्यारे छात्रों, मैं सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड द्वितीय वर्ष तथा बीए बीएड और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की तृतीय इकाई से अध्ययन करवा रही हूँ, जिसमें आज हमारा टॉपिक है लोकतंत्र। लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम उपयोग यूनान में किया गया था और इसका अर्थ निकाला गया है अनेक लोगों का शासन। अनेक लोगों का शासन को हम कहते हैं डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डेमोस प्लस क्रेसी। डेमोस का सामान्य अर्थ है डेमोक्रेसी, जो ग्रीक शब्द है, एक ग्रीक शब्द है, उसको दो भागों में से बना हुआ है, डेमोस प्लस क्रेसी। डेमोस का सामान्य अर्थ होता है जनसाधारण और क्रेसी का सामान्य अर्थ होता है शासन, यानी कि जनता का शासन, यानी कि जनता का शासन या जनसाधारण का शासन या नागरिकों का शासन या लोगों का शासन। इसे हम अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो जो लोकतंत्र है, इसके लिए अब्राहम लिंकन ने कहा था कि इसमें जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है। लोकतंत्र के लिए अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे, उन्होंने कहा था कि ये जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है। इसके अलावा जो गिडिंग्स है, तो उन्होंने कहा था कि प्रजातंत्र के रूप में हम कह सकते हैं कि केवल सरकार का ही प्रतिनिधित्व नहीं होता, वरन राज्य तथा समाज तीनों का मिश्रित रूप है लोकतंत्र। गिडिंग्स ने क्या कहा, मैं वापस दोहराती हूँ अपनी बात, कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें केवल सरकार का ही रूप नहीं लगता, वरन इसमें समाज तथा राज्य तीनों का मिश्रण होता है। इसके अलावा डायसी ने कहा है कि जो प्रजातंत्र है वह इस प्रकार का शासन है कि जिसमें जो शासन समुदाय होता है, जो शासन समुदाय होता है, वो संपूर्ण राष्ट्र की अपेक्षाकृत बड़ा भाग होता है। यानी कि जो शासन समुदाय होता है, वह जो भाग होता है ना राष्ट्र की अपेक्षा, तो यानी कि उसके जो प्रतिनिधि होते हैं वह इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वह प्रकार जिसमें शासन समुदाय होता है वह राष्ट्र की अपेक्षाकृत बड़ा भाग होता है। यानी क्योंकि बड़े जनसंख्या से उससे प्रतिनिधित्व करके जो प्रतिनिधि आते हैं, इसके कारण इसको हम ये कहते हैं कि यह शासन समुदाय है, जो जन से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जिसमें जो जनता होती है वह प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है शासन कार्यों में, या शासन की शक्ति का प्रयोग होता है ना, उसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। वह विधि निर्मित कर सकती है, कानून बना सकती है, और यहाँ तक कि वो प्रतिनिधि, जो प्रशासनिक प्रतिनिधि होते हैं ना, उन पे भी नियंत्रण रखती है। यानी कि सर्वा जनता होती है, उसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यह पद्धति बहुत पहले पाई जाती थी, जैसे भारत में वज्र संघ में ये पाई जाती थी, ग्रीक प्रदेश में ये पाई जाती थी, यूनान के ग्रीक में यह पद्धति पाई जाती है। लेकिन इसको हम अभी अच्छी नहीं मान सकते, क्योंकि इसके लिए कम जनसंख्या का होना आवश्यक है। यानी कि जनसंख्या कम होगी, वहाँ जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वह प्रभावी होगा। लेकिन वृहद देशों में और वृहद जनसंख्या स्तर है, तो इस जगह प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफलतापूर्वक हम संचालित नहीं कर सकते। इसलिए अभी के हालात को देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र हावी नहीं हो सकता, और इसका दूसरा रूप है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग नहीं लेती है, वरन अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। यानी कि जनता कुछ अपने प्रतिनिधि का चयन करती है, यानी कि चुनाव प्रक्रिया होती है, मतदान प्रक्रिया होती है, इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आके शासन कार्यों में भाग लेते हैं, और वो बहुसंख्यक होते हैं। यानी कि वह संपूर्ण राष्ट्र का या बहुत सारी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि पूरे देश में जो चयनित प्रतिनिधि आते हैं, मतदान द्वारा चयन किए गए प्रतिनिधि आते हैं, वही शासन कार्यों में भाग लेते हैं, नीति निर्माण करते हैं, नीति निर्धारण करते हैं,
और वह जनता के सुख कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। इसलिए हम इसके दो रूप मान सकते हैं और आज हम कह सकते हैं कि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वही सर्वाधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें जनता के जो प्रतिनिधि आते हैं वह जन कल्याण की भावना से जुड़े हुए होते हैं। अब मैं आज आपको बताऊंगी कि लोकतंत्र के गुण क्या है। तो लोकतंत्र का सर्वप्रमुख गुण यही है कि जन कल्याण की भावना होना, यानी कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब लोगों में जन कल्याण की भावना होगी। यानी कि जो चयनित प्रतिनिधि हैं, जिसको मतदान प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं जनता ने चयन किया है और वह शासन की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, तो उनमें जन कल्याण की भावना ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वह जनता से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जनता की जो आवश्यकता है, जनता की जो इच्छाएं हैं, जनता की जो भावनाएं हैं, वह उनको अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वह स्वयं भुगत भोगी होते हैं, स्वयं समाज से, जनता से जुड़े हुए होते हैं। तो जनता स्वयं उनका निर्धारण करती है और चयन करके राष्ट्र की सत्ता शक्ति की बागडोर उनके हाथ में सौंपती है। तो इन लोगों में जन कल्याण की भावना होती है। इसी कारण लोकतंत्र का सर्वप्रमुख गुण है कि उसमें जन कल्याण की भावना अवश्य ही निहित होगी। दूसरा है हमारा सर्वाधिक कार्यकुशल। बहुत सारे शासन है, जैसे राजतंत्र है, फासिस्ट है, यानी कि तानाशाही शासन है, सैनिक तंत्र है। तो ये जो शासन है, इन सबसे अच्छा जो शासन माना जाता है वह लोकतंत्र माना जाता है, क्योंकि लोगों का शासन होता है। तो वहाँ सर्वाधिक कार्यकुशल शासन होगा, क्योंकि जनता स्वतंत्र होती है। अपने जो प्रतिनिधि का उन्होंने चयन किया, तो चयन करने में भी उनको स्वतंत्रता मिलती है। अगर चयनित प्रतिनिधि जब शक्ति का उपयोग करते हैं और जनता के कल्याण की भावना उसमें नहीं रहती है और वह स्वयं अपना कोटा अपने लिए कार्य करने लगते हैं, तो जनता के पास इतनी शक्ति होती है कि वह उसको खदेड़ के वापस उनको निकाल देवे। यानी कि जो समय सीमा होती है 5 वर्ष के लिए, अगर 5 वर्ष ने उन्होंने जनता के अनुकूल कार्य नहीं किया, तो जनता में वह शक्ति होती है कि जनता उनको अगली बार मतदान नहीं देगी और उनको जो चयनित प्रतिनिधि है उनको हारने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए ये जो सर्वाधिक कार्यकुशल जो शासन होता है, इसमें जनता पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है अपने प्रतिनिधियों का चयन करने में, और अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो अपनी इच्छाएं हैं, जो राहत कार्य है, तो इनको देख के ही उसके प्रतिनिधि को चलना पड़ता है। लेकिन यह कार्य न तो सैनिक तंत्र में हो सकता है, न राजतंत्र में हो सकता है, क्योंकि वहाँ शासन जो राजनीतिक से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे वंशानुगत जहाँ की राजतंत्र पद्धति प्रचलित है, तो वहाँ वे लोग ही सर्वे सर्वा होते हैं, जनता का कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन जो लोकतंत्र है, इसमें जनता बखूबी हस्तक्षेप कर सकती है। आगे आता है सार्वजनिक शिक्षण। तो जो लोकतंत्र है, तो यहाँ के लोगों को सार्वजनिक शिक्षण मिलता है। समाज में वह जाते हैं, समाज के कार्यकलापों से भली भांति परिचित होते हैं, तो उनको सार्वजनिक शिक्षण मिलता है। यहाँ तक कि जो छोटे 18 वर्ष से ऊपर की आयु के जो व्यक्ति होंगे, वह राजनीतिक कार्यों में भाग लेंगे, सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे, प्रशासनिक कार्यों में भाग लेंगे, तो उनको एक वृहद शिक्षण मिलेगा। राजनीति से जुड़ा, प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ा, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा, धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा, तो यह लोकतंत्र ही हमें सिखाता है। सार्वजनिक शिक्षण यानी कि समाज में जो भी गतिविधियाँ हो रही है, जो भी कार्यकलाप हो रहे हैं, तो उसका शिक्षण लोकतंत्र के माध्यम से ही संभव है। आगे आता है मनोविज्ञान के अनुकूल। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल यह लोकतंत्र है, क्योंकि इसमें जनता स्वतंत्र होती है, जनता पे कोई बाउंडेशन नहीं होता है। वह अपने प्रतिनिधि का जो है चयन करती है, उसमें भी वह स्वतंत्र होती है, और अगर प्रतिनिधि को हटाना है उस पद से, तो भी वह स्वतंत्र होती है। इसलिए मानसिक रूप से वह उनको आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान का भावना उसमें जागृत होती है। इसके अलावा जो प्रतिनिधि जो जाते हैं, उनको भी एक डर लगा रहता है, एक भय लगा रहता है कि वह
जनता के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करे, अन्यथा उनको अपने पद से बर्खास्त होना पड़ेगा। तो वह नियंत्रण में रहते हैं और अपने कार्यों का सही उत्तरदायित्व या पालन करते हैं, अपने कार्यों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं, पालन करते हैं, अपने फर्ज को बखूबी निभाते हैं। तो यह मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुकूल है। वनिस्पत, राजतंत्र और कुलीन तंत्र जिसको बोलते हैं, और सैनिक तंत्र में जो होता है तो उसमें जनता पीड़ित रहती है, शोषित रहती है, लेकिन इसमें जनता स्वतंत्र आत्मनिर्भर होती है। आगे आता है जनता का नैतिक उत्थान। जनता का नैतिक उत्थान करना जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, तो उनका वह उसी जिस पद पे वह चयनित हुए हैं, तो उनको पता है कि जनता की उन पे कितनी आशा है, जनता का विश्वास है, जनता का प्यार है, जनता का सहयोग है, तब जाके वह उस पद पे आसीन हुआ है। तो जो चयनित हुआ है उसका भी नैतिक उत्थान होना स्वाभाविक है। वह भी जो अपने बुरे आचरण है उनको वह जिंदगी से हटाएगा, तभी जाके वह अच्छा प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक अधिकारी वह बन सकता है, अच्छा नेता बन सकता है। तो स्वयं उसमें भी नैतिक उत्थान होगा, और जो जनता उसको चयनित करे बड़ी आशा से, तो उसका भी जनता के अंदर भी अच्छे गुण, सद्गुण आएंगे। क्योंकि वह विश्वास के आधार पर उस व्यक्ति का चयन कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें जनता का भी नैतिक उत्थान होता है और उसके जो प्रतिनिधि होते हैं उसका भी नैतिक उत्थान होता है। उसमें भी भाईचारे की भावना जागृत होती है, देश के प्रति समर्पणशील की भावना जागृत होती है, सहयोग की भावना जागृत होती है, परोपकार की भावना जागृत होती है। आगे आता है देशभक्ति का स्रोत। केवल लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें हर एक बच्चा अपने देश के लिए कुर्बान होता है, क्योंकि उसको स्वतंत्रता होती है कि वह अच्छा प्रधानमंत्री चुने, वह अच्छा मुख्यमंत्री चुने और अपना अच्छा एक सरपंच चुने। तो जो देशभक्ति है कि वह उसके देश को भलाई को लेकर ही चलता है कि मेरे देश का ऐसा विकास हो, मेरा देश भी विश्व का विश्व गुरु बने, मेरा देश भी वैसा बने, नंबर 1 जो बने मेरा देश, मेरे देश का नाम हो, उसका गुणगान हो, तकनीकी में, शिक्षा में, उद्योगों में, कृषि में, व्यवसाय में मेरा देश नंबर 1 आए। तो ये जो देशभक्ति की भावना है वह लोकतंत्र के माध्यम से ही जागृत होती है, क्योंकि जनता स्वतंत्र है अपने प्रतिनिधि का चयन करने में। तो उसमें देशभक्ति, वह चुनाव में बढ़ चढ़ के प्रचार करते हैं, अच्छा मंत्री बनाने के लिए बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार करते हैं। तो देशभक्ति उनमें छुपी हुई होती है। देशभक्ति जो होती है वह कूट कर भरी होती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अच्छा मंत्री चयन हो, देश की तरक्की करने वाला मंत्री चयन हो। तो ये सारी देशभक्ति की ओर हर एक 18 वर्ष उससे नीचे के व्यक्ति को भी देशभक्ति भरी होती है, और उसके ऊपर यानी कि 18 वर्ष तक बच्चों में यह भावना जागृत होती है। तो यह अच्छे लोकतंत्र के माध्यम से ही जागृत होती है। आगे आता है क्रांति से सुरक्षा, यानी कि जिस देश में मिलजुल कर रह रहे हैं, जनता का सम्मान हो रहा है, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, राहत कार्य हो रहे हैं, तो वहाँ क्रांति हो ही नहीं सकती। जिस देश में जनता की नहीं सुनी जाती है, केवल राजा महाराजा राजतंत्र यह महत्वपूर्ण होते हैं, वहाँ जनता की आवाज़ नहीं होती, वहाँ क्रांति अवश्य होती है। लेकिन जिस देश में लोकतंत्र शासन है वहाँ क्रांति नहीं हो सकती। क्रांति से सुरक्षा मिलती है, क्योंकि जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि चयन करती है और उसको बर्खास्त भी या पद से हटा भी सकती है। यह शक्ति स्वयं उनके पास में होती है प्रत्यक्ष रूप से। आगे आता है समानता व स्वतंत्रता पर आधारित। समानता यानी कि सभी, यहाँ पे ऊंच नीच जाति पाति का भेद नहीं है, सब समान है, लड़की लड़का समान है, स्त्री पुरुष समान है,
कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, कोई भी अमीर नहीं है, कोई भी निर्धन नहीं है। तो यह समानता तथा स्वतंत्रता प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन में ही अवतरित होती है। यानी कि सभी समान है और सभी को मत देने का अधिकार है, सबको अपने प्रतिनिधि बनने का अधिकार है कि वह जनता का प्रतिनिधि बने, सबको चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, तो ये सब तरह से समानता तथा स्वतंत्रता पर आधारित होती है। सबको, सब जातियों को, अमीरों गरीबों को, स्त्री पुरुषों को, सबको स्वतंत्रता तथा समानता का अधिकार दिया गया है, वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से ही दिया गया है। आगे आता है विचार विनिमय व समझौते की भावना। यानी कि सब अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष खुल के प्रस्तुत कर सकते हैं, विचारों को कह सकते हैं। जनता के पास अगर समस्या है तो वह बखूबी अपने प्रतिनिधि के समक्ष अपनी समस्याओं को लेकर प्रस्तुत हो सकता है, इसमें उनको रोक टोक नहीं हो सकती। तो जो विचार विनिमय है, एक दूसरे का जो कर्तव्य तथा अधिकार है, तो वह एक दूसरे को आदान प्रदान इसके माध्यम से कर सकते हैं। आगे आता है विश्व शांति का समर्थन। लोकतंत्र होता है, वहाँ विश्व शांति एक आधारभूत तथ्य है, वह नींव है विश्व शांति। लेकिन दूसरे जो देश होते हैं, जैसे राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब दूसरे देशों को पराजित करना, दूसरे देशों को हराना, यह तकनीकी चलती है, यह उनके माइंड में चलता रहता है। और जो साम्यवादी जो शासन होता है, वह भी विस्तारवादी नीति कि हमारा जो साम्यवादी विचारधारा है वह आगे से आगे पनपे, वह भी विस्तारवादी नीति चाहता है। लेकिन जो लोकतंत्र है वह विश्व शांति का समर्थक होता है, विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित होकर विश्व शांति की वह कामना करता है कि सभी देश एक जैसे हैं, सभी को जीने का अधिकार है, सभी व्यक्तियों के लिए रोटी कपड़ा मकान जो अनिवार्य आवश्यकता है उसके लिए उसका निर्वाह करने का उनको अधिकार है, सभी को प्रकृति की रक्षा करने का अधिकार है, प्रकृति से जो भी कुछ तथ्य चाहिए उनको प्राप्त करने का अधिकार है। तो जो विश्व शांति का समर्थन है वह सिर्फ लोकतंत्र शासन के माध्यम से ही संभव है। आगे आता है, आगे मैं बताऊंगी आपको लोकतंत्रीय शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। सर्वसाधारण के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, लोकतंत्रीय शिक्षा का यही उद्देश्य है कि सभी को शिक्षा मिले, कोई भी शिक्षा से वंचित न हो। सभी यानी कि अगर जनता शिक्षित होगी तो ही तो जाके शासन व्यवस्थित चल पाएगा। जनता शिक्षित होगी तो वह अच्छे लीडर को चयनित करेगी और वह लीडर देश के विकास के लिए, प्रगति के लिए कार्य कर सकेगा। इसलिए लोकतंत्रीय शिक्षा का यही उद्देश्य है कि सभी लोगों को, सभी आयु स्तर के बच्चों को, सभी जाति पाति बंधनों से मुक्त शिक्षा के जो द्वार है सभी के लिए खुले हो और सभी लोगों को शिक्षा मिले, यानी कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मिले, लिंग भेद से निरपेक्ष शिक्षा मिले, समानता वाली शिक्षा मिले और अमीर गरीब कोई भी सीमा में बंधे नहीं रहे, सभी लोगों को शिक्षा मिले। और वह भी शिक्षा कौन सी मिले? लोकतंत्रीय आधार वाली शिक्षा उनको प्राप्त हो। आगे आता है लोकतंत्रात्मक नागरिकता की भावना करना, यानी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है कि लोकतंत्र की भावना का विकास करना, वह ऐसे नागरिकों को तैयार करे जो सभी समान रूप से एक दूसरे को समझे, सभी समान हैं, इस जीवन में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, अमीर गरीब नहीं है। तो जो नागरिकता, लोकतंत्र नागरिकता की भावना होगी कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या अधिकार है, तो उसको शिक्षा के माध्यम से ही इसकी शिक्षा मिले। तो यही शिक्षा का उद्देश्य है कि लोकतंत्रात्मक नागरिकता की भावना हो। आगे आता है सामाजिकता का विकास। शिक्षा यह सिखाए कि समाज, परिवार, समाज, राष्ट्र सब एक है, यानी कि परिवार, अगर समाज के भलाई के लिए परिवार की कुर्बानी देनी पड़े तो दी जाए,
राष्ट्र के लिए समाज की कुर्बानी दी जानी चाहिए, देनी पड़े तो दी जाए, यानी कि सर्वे सर्वा क्या हो गया, राष्ट्र हो गया। तो सामाजिकता का भावना यानी कि लोगों में प्रेम, सहयोग, सहकारिता, भाईचारा, ये सामाजिक गुण है कि हमारी परंपराएं क्या है, हमारे सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा संस्कार क्या है, यह सब सिखाए हमें शिक्षा। तभी जाके वो लोकतंत्र प्रभावी बन सकेगा और वह सभी की प्रगति कर सकेगा। तो सामाजिकता का विकास करना सिखाए। शिक्षा का यही उद्देश्य है कि अच्छा नागरिक निर्मित हो, जो भविष्य का अच्छा नेता बन सके, शासन की बागडोर उसके हाथ में आ सके तो देश की प्रगति हो सके। लेकिन वह बृहद रूप में और लघु रूप में वह स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, तो समाज का वह अच्छा सदस्य बने। पहले तो परिवार का अच्छा सदस्य बने, फिर वह समाज का अच्छा सदस्य बने और फिर वह राष्ट्र का अच्छा सदस्य बने। यानी कि सामाजिकरण सिखा रहे हैं, तो विद्यालय में उचित समाज की शिक्षा उसकी दी जानी चाहिए। आगे आता है चहुमुखी विकास, यानी कि केवल पाठ्यक्रम समाप्ति करना या पाठ्यक्रम का ज्ञान देना ही अच्छी शिक्षा का दायित्व नहीं है। केवल पाठ्यक्रम को रटा दिया जाए, सैद्धांतिक ज्ञान के साथ में व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाए बच्चों को, तो हमारा लोकतंत्र प्रभावी हो सकता है। यानी कि चहुमुखी विकास, वह सैद्धांतिक रूप से अच्छा बने, वह व्यावहारिक रूप से अच्छा बने, वह शारीरिक रूप से अच्छा बने, वह आर्थिक रूप से संपन्न बने, वह नैतिक आधार पर अच्छा बने। तो ये सारी शिक्षा यानी कि बालक केवल सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, बल्कि वह परिमाणात्मक रूप और गुणात्मक दोनों पक्षों से मजबूत बने, तभी बालक का सर्वांगीण विकास या चहुमुखी विकास हो सकता है। शारीरिक रूप से मजबूत बने, मानसिक रूप से मजबूत बने, तभी जाके सामाजिक रूप से वह सेवा कर सकेगा, आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेगा और देश की भलाई कर सकेगा। आगे आता है व्यावसायिक शिक्षा। शिक्षा केवल सिद्धांतों को रटाना नहीं है, शिक्षा के माध्यम से बच्चे को ऐसा कुशल नागरिक बनाना है कि उसमें कौशल विकसित हो सके। वह जो ज्ञान है, वह कक्षा में ज्ञान जो ले रहा है, उसका परिस्थिति के अनुसार उस ज्ञान का वह प्रयोग कर सके, वह आत्मनिर्भर बन सके, वह दूसरों पे डिपेंड नहीं रहे, उसमें स्वाभिमान के गुण आए, उसने जो पक्ष चुना है, जो आधार चुना है, जिस फील्ड में वह जा रहा है उस फील्ड से संबंधित उसमें सारी दक्षताएं, सारी कौशल, सारी क्षमताएं उसमें विकसित हो, तो शिक्षा वह शिक्षा कहाँ ले जाएगी? लोकतंत्र की ओर, यानी कि बच्चे के पूर्ण विकास की ओर, चहुमुखी विकास की ओर। अगर बच्चे ने आत्मनिर्भर बनना सीख लिया है, देश का अच्छा नागरिक बनना सीख लिया है, तो वह लोकतंत्र अपना प्रभावी बन जाता है। आगे आता है नेतृत्व का विकास। नेतृत्व यानी कि नेता बनना। कक्षा में ऐसे गुणों को शिक्षा के माध्यम से ऐसे गुण विकसित किए जाए कि वह सत्य, अहिंसा पर आधारित हो, किसी का बुरा ना हो, सत्य, अहिंसा, अपरिमेय, अपरिग्रह। तो ये सारे जो गांधी जी ने जो सिद्धांत दिए हैं, स्वाभिमान, तो उसका विकास इसके माध्यम से हो, शिक्षा के माध्यम से हो, कि अच्छा वह लीडर बन सके, देश की वह तरक्की कर सके। तो कक्षा में भी शिक्षा का ये उद्देश्य है कि ऐसे बच्चे जो अंतर्मुखी और बहुमुखी दो व्यक्ति होते हैं, जो बहुमुखी जो व्यक्ति होते हैं, उनको छात्र होते हैं, उनको आगे लाएं और शिक्षा तो वही प्रदान करें जो सत्य, अहिंसा पर आधारित हो। तो नेतृत्व का अगर विकास हो गया है तो वह अच्छा नेता बन सकता है, भावी नेता बन सकता है। अच्छी आदतों का विकास, अच्छी आदतों का विकास अगर हो जाएगा, शिक्षा अगर अच्छी आदतों को सिखाएगी बच्चे को। जो बच्चे होते हैं वह फूल होते हैं,
कुम्हार के जो मिट्टी होती है वह होते हैं। एक शिक्षक चाहे तो उसको आकार दे सकता है। वो बगिया के फूल होते हैं जो खुशबू देते हैं। तो अच्छी आदतों का निर्माण परिवार के माध्यम से और विद्यालय के माध्यम से ही होता है। तो शिक्षा ऐसी हो कि बच्चों से शुरू से अच्छी आदतों सिखाए, गलत और सही में अंतर करना सिखाए, बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े, तो ही जाके अच्छी आदतों का विकास हो पाएगा। अच्छी आदतों का विकास होगा तो लोकतंत्र प्रभावी होगा और क्रियान्वित होगा। आगे आता है कुशलता का सृजन। कुशलता का सृजन कौशलता में ही आ गया कि वह व्यवहारिक कुशल बने। सिद्धांतों के अलावा, जैसे पाठ्यक्रम के अलावा को करिकुलम एक्टिविटी होती है, उसमें वह भाग ले और वह कुशलताएं अर्जित करे जो उसके सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है। तो कुशलताएं तभी आएगी जब वह बार बार उस चीज़ का दोहराव करेगा, अभ्यास करेगा और उसको जीवन में उतारेगा, तभी एक छात्र की कुशलताएं अर्जित होगी। तो इसके लिए छात्रों को ये सब बनना पड़ेगा और शिक्षक को बनाना पड़ेगा कि वह बच्चा जो है सभी तरह से प्रवीण हो, सभी तरह से आत्मनिर्भर हो, सभी तरह से अच्छा व्यक्ति बने। तो यह एक शिक्षक को ही प्रयास करना पड़ेगा। आगे आता है लोकतंत्री शिक्षा में योगदान। सबसे पहले आता है व्यवहारिक आदर्श। व्यवहारिक आदर्श यानी शिक्षा का क्या योगदान होना चाहिए? आदर्श जो हमारे कर्तव्य, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो हमारे अधिकार और कर्तव्य है, हमारे मूल्य है, पहले हम उन्हें अपने जीवन में उतारना सीखें। उपदेश देना सरल है, धार्मिक कार्यों में हम बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, लेकिन हमारे जो कर्तव्य है सब राष्ट्र के प्रति, तो वह हम भूल जाते हैं। तो शिक्षा के द्वारा इन चीज़ों को सिखाया जाए कि पहले धर्म से पहले देश है। देश के प्रति हमारा जो अधिकार है, हमारा जो कर्तव्य है, पहले हम उसको निभाना सीखें, फिर परंपराओं को निभाना सीखें। तो व्यवहारिक आदर्श पहले व्यवहार में डालना सीखें। बातें करना, फिजूल की बातें करना, यह बहुत सरल है, लेकिन हम कार्य करें और दिखाएं, आत्मनिर्भर बने, तो वो ज़्यादा उपयोगी है। आगे आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना भी शिक्षा का ही परम कर्तव्य है, यानी कि तकनीकी शिक्षा, अलग अलग उपकरणों का प्रयोग करना। हम इन चीज़ों को सीखेंगे तभी जाके हम आगे इस चीज़ों का उपयोग ले सकेंगे और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकेंगे। इसलिए छोटे बच्चों को शुरू से ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, कृषि तकनीकी की शिक्षा दी जाती है, शिल्प की शिक्षा दी जाती है। तो अलग अलग फील्ड होते हैं, तो बच्चों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करता है। तो शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। आगे आता है आर्थिक संपन्नता में वृद्धि। आर्थिक संपन्नता में वृद्धि तभी होगी जब सब आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। और यानी कि जिस फील्ड में जो जा रहा है, शिक्षा का फील्ड ले लो, MBBS यानी मेडिकल फील्ड ले लो, इंजीनियरिंग फील्ड ले लो, कृषि फील्ड ले लो, ये इन फील्डों में पूर्ण हम निपुण बनेंगे। इनके प्रति जो हमारी दक्षताएं हैं, कौशल है, ज्ञान है, वो अर्जित करेंगे, तभी जाके हम आर्थिक संपन्न हो सकेंगे। तो यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ही संभव है कि सबको अपने व्यवसाय चुनने का अधिकार है। जिस फील्ड में जिसको रुचि होती है उस फील्ड में जाने का अधिकार है। शासन की कोई जो शासक वर्ग होती है वह कोई बाउंडेशन नहीं लगाता कि इनको इसी फील्ड में जाना है। सबको अलग अलग स्वतंत्रता मिलती है, सबको अपने व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता मिलती है। तो ये सिर्फ लोकतंत्र शिक्षा में ही संभव है, ताकि सभी आर्थिक रूप से संपन्न बने और देश की प्रगति में अपना योगदान देवे। आगे आता है सामाजिक नियंत्रण की शिक्षा। व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण रहना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो सभी व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने पे आतुर हो जाएंगे कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही शक्तिमान हूँ, मैं ही पैसे वाला हूँ, मैं ही आर्थिक रूप से संपन्न हूँ। तो इसलिए न्याय बना है, कानून बना है, पुलिस
जो प्रशासनिक जो हमारे जो कर्मचारी है वह अलग अलग फील्ड में अधिकार प्रशासित हुए हैं, तो सामाजिक नियंत्रण रखना ज़रूरी है। सर्वप्रथम हम अपने आप को सामाजिक नियंत्रण, हम अपने आप पर नियंत्रण रखें, फिर हम जाके दूसरों को बोल सकते हैं। तो पहले स्वयं नियंत्रण रखना सीखें, फिर दूसरों को नियंत्रण रखने की हम शिक्षा देवें। तो सामाजिक जो नियंत्रण होता है, अपने आप पर जो नियंत्रण की शिक्षा भी हमें लोकतंत्र की शिक्षा के माध्यम से ही मिलती है, वरना सभी लोग एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे और इससे क्या होगा, क्रांति का जन्म हो जाता है। तो इसलिए सामाजिक नियंत्रण होना ज़रूरी है। आगे आता है बेकारी, जन्म दर पर रोक, यानी कि अच्छी शिक्षा वही है जो सब बेकारी पर रोक लगाए, बेरोज़गारी पर रोक लगाए, बेरोज़गारी पर रोकथाम करे। तो बेरोज़गारी पर रोक होगा तभी तो सभी को लोगों को रोज़गार मिलेगा। हम अगर हमारी जो आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, अगर उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो सभी लोग एक दूसरे के लिए हिंसक भावना रखेंगे, दूसरों के लिए दुश्मनी रखेंगे। तो लोकतंत्र रूपी शिक्षा हमें यही हमें मूल्य प्रदान करती है कि सर्वप्रथम हम अपनी इस बेकारी पर नियंत्रण करना सीखें, सभी को रोज़गार के अवसर मिले, सभी को अनिवार्य जो आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान वह मिले, सभी अपना जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत करें। जन्म दर पर रोक कि ज़्यादा जन्म दर होगी, अगर इस जन्म दर पर कंट्रोल नहीं किया गया तो जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी और जो बेकारी की समस्या है, बेरोज़गारी की समस्या है, निर्धनता की समस्या है, पिछड़ेपन की समस्या है, वह बढ़ती ही जाएगी। इसलिए लोकतंत्री शासन में स्वतंत्रता होती है नागरिकों को, लेकिन इस पर यह भी नियंत्रण होना चाहिए लोकतंत्र शासन में कि जनता 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होवे, 2 बच्चों का जन्म होवे, 2 बच्चों को अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था होवे, अच्छे खान पान की व्यवस्था होवे, उन 2 बच्चों पर अच्छा कार्य हो सके और अनावश्यक जो जनसंख्या बढ़ रही है उस पर नियंत्रण लगाना ज़रूरी है। तो लोकतंत्र शिक्षा में सबको स्वतंत्रता होती है, लेकिन जो जनसंख्या दर है उस पर नियंत्रण लगाना यह हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि 2 से अधिक बच्चे न उत्पन्न होने देवें। आगे आता है कर्मों पर आधारित बेकारी, ये हो गया कर्मों पर आधारित सामाजिक ढांचा। केवल बातों पर आधारित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, केवल सिद्धांत ले लिए, केवल डिग्री ले ली तो यह पर्याप्त नहीं है। कर्म, डिग्री ली है तो हमें उसको कर्म रूप में, कार्य रूप में उस डिग्री को परिणित भी करना पड़ेगा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी चीज़ों से हमें जुड़ना पड़ेगा, तभी जाके हमारे देश में संपन्नता आएगी, आर्थिक संपन्नता आएगी, नहीं तो विपन्नता छा जाएगी। तो सभी लोग कर्म करें, अनावश्यक बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, बातें करते हैं, तो इन चीज़ों पर भीख मांगते हैं, बहुत सारे जो है एक दूसरे से हिंसा करते हैं, दूसरे को मारते हैं। तो इन चीज़ों पर नियंत्रण होना चाहिए और कर्म, हर व्यक्ति कर्म करे तो देश की प्रगति निश्चित ही संभव है। आगे आता है भ्रष्टाचार पर रोक व सामाजिक सुरक्षा। भ्रष्टाचार यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है, आजकल भ्रष्टाचार हर 90% भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सभी लोग रिश्वत लेते हैं, घूस लेते हैं। तो पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करेंगे तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। तो शिक्षा ऐसी हो कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाए, लोग स्वयं ऐसे अनुशासित हो जाएं, जो बच्चे हैं वह स्वयं अनुशासित हो जाए कि वह गलत का साथ न दे न ले, अपने कर्म को करे जिसके लिए उनको जनता ने उनको चयनित किया है। जिस मेहनत से वह जिस फील्ड में आए हैं, अच्छे अधिकारी बने हैं, अच्छे सरकारी अफसर बने हैं,
तो वह उस फील्ड की लाज रखे, वह उस फील्ड के लिए अनुशासित रहे और अपनी जो कर्तव्य है वह पूरे ईमानदारी से वह निभाए। सामाजिक सुरक्षा लोकतंत्र का यही दायित्व है कि सामाजिक सुरक्षा, इसीलिए तो पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था हमारे लिए बनाई गई है कि सभी लोग सुरक्षित रहे, हिंसा नहीं हो, अपराध नहीं हो, इन चीज़ों पे नियंत्रण हो, जो अपराधी लोग हैं उनको दंड मिले। तो सामाजिक सुरक्षा भी लोकतंत्र का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा पद्धति में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, जो शिक्षा समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होती तो वह रूढ़ शिक्षा कहलाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था पिछली कक्षा में कि पहले शिक्षक केंद्रीय शिक्षा थी, जिसमें शिक्षक बोलता था वही सत्य होता था, लेकिन आज हम बालक को रख के शिक्षा देते हैं। बालक की शारीरिक आवश्यकता क्या है, बालक की मानसिक आवश्यकता क्या है, बालक की आर्थिक आवश्यकता क्या है, समाज की आवश्यकता क्या है, समाज में आज क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो शिक्षा जो है वह समय अनुसार परिवर्तित हो, पुरानी पद्धति पर ही नहीं चले, बल्कि जो आज जो आवश्यकता है, जो समाज में जो आज परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण भविष्य में भी प्रगति हो सकती है, तो उसके अनुसार शिक्षा निर्मित की जाए। तो आज हमने यही पढ़ा कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र यानी जनता का शासन, जनता का शासन, जनता प्रत्यक्ष रूप से भी भाग लेती है, जिसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप पर, प्रभुसत्ता जो जनता होती है प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, लेकिन अपने प्रतिनिधि का चयन करके वह शासन की शक्ति का उपयोग कर सकती है। इसी तरह से लोकतंत्र के गुण क्या क्या है, जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। आगे आता है सर्वाधिक कार्यकुशल शासन सिर्फ लोकतंत्र में संभव है। दूसरा है सार्वजनिक शिक्षण मनोविज्ञान के अनुकूल, जनता का नैतिक उत्थान, देशभक्ति का स्रोत, क्रांति से सुरक्षा, समानता व स्वतंत्रता पर आधारित विचार विनिमय व समझौते की भावना और विश्व शांति का समर्थन, जो केवल लोकतंत्र के माध्यम से ही संभव है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि लोकतंत्र में शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य है। सर्वसाधारण के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, लोकतंत्रात्मक नागरिकता की भावना पैदा करना, सामाजिकता की भावना का विकास होना, छात्र का चहुमुखी विकास होना, व्यावसायिक कुशलता प्रदान करना, नेतृत्व का विकास करना, अच्छी आदतों का विकास करना और कुशलता का सृजन करना, ये हमारे लोकतंत्री शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत निहित है। आगे आता है लोकतंत्री शिक्षा का योगदान क्या है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, हर छात्र में नई आधुनिक सोच विकसित करना, परंपरा वैज्ञानिक व्यवहारिक आदर्श जो कार्य रूप में परिणित हो सकते हैं, मूल्य, अधिकार, कर्तव्य, वह अपने जीवन में, अपने व्यवहार में वह उपयोग कर सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि परंपरा, पिछड़ी सोच नहीं रखे, अंधविश्वास नहीं रखे, बल्कि तथ्य, आंखों से देखे कानों से सुने हुए तथ्य को ग्रहण करके वह आगे नई सोच रखे, ताकि सभी का विकास हो, आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हो, सामाजिक नियंत्रण की शिक्षा मिले, बेकारी व जन्म दर पर रोक लगे, भ्रष्टाचार पर रोक लगे, सामाजिक सुरक्षा प्रदान हो सभी को, शिक्षा पद्धति में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो। तो आज ने हमने यही पढ़ा। जल्द ही अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।